हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने पहले और दूसरे वीडियो में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के यूज के बारे में बताया और उसके साइंटिफिक तरीके से बताया उसे कि कैसे कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। परंतु उसके यूज के बारे में हम बेहतर तरीके से जब उसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स में तब पता चलेगा कि सही में मेरे द्वारा जो बताया गया वह क्या था। मेरे क्लासेस जो भी हैं वह साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है। मतलब हम किसी को भी एज इट इज सही नहीं मान सकते हैं। हम चेक करेंगे कि हम एक एजम्पशन के आधार पर कि क्या यह सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। आइए, हमने जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ा है, मैं उसके बारे में उसके यूज को देखता हूं कि कैसा होगा। आपको जैसा पता होगा कि इंग्लिश में टेंस सबसे बड़ा पार्ट है। बहुत सारे टीचर्स या स्टूडेंट्स कई महीने उसको सीखने और सिखाने में लगाते हैं, परंतु अब जब हम साइंटिफिक मेथड से वो पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है और टेंस उतना बड़ा चीज नहीं रह जाएगा। कैसे, हम इसको देखेंगे। लेकिन मेरा जो यहाँ आज बताने का उद्देश्य है वह है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को टेंस में बताना। टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का इस्तेमाल कैसे होगा। अब यहाँ देखना है कि टेंस में जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस है उसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर इस सब का जो इस्तेमाल है वह भी हम देखेंगे। आप हैज, हैव ये सब का भी इस्तेमाल देखेंगे। और फ्यूचर टेंस में विल का इस्तेमाल यहाँ मैंने किया है। विल और शैल का इस्तेमाल होता है, ये मॉडल है। तो पूरे फ्यूचर टेंस में मॉडल का इस्तेमाल, मतलब हमने जो वर्ब फॉर्म्स पढ़ा है, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव और मॉडल्स, इतने तरह के जो हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बता रहे थे वो सबके बारे में ये टोटल का टोटल उपयोग जो है वह टेंस में होता है। टोटल का प्रयोग टेंस में होता है, इसलिए टेंस इंग्लिश स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। अब जैसे मैं बता चुका हूं कि इंग्लिश में मात्र एक स्ट्रक्चर होता है, वह है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एकमात्र स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जब हम इसको इनलार्ज करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन ये किसका होगा? एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट व हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस में आपको पता है कि मेन वर्ब के रूप में V1, V2, V3, V4 और V5 ये सारे वर्ब फॉर्म्स का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन जब हम पेसिव बताएंगे तो पेसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3, मेन वर्ब के जगह पर केवल और केवल V3 का प्रयोग और बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V3, मेन वर्ब केवल और केवल V3 का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस में सारे वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग होता है, पेसिव वॉइस में सिर्फ V3 का प्रयोग करेंगे। अब इस टेंस में टेंस के सारे जो आप जान रहे हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस में चार चार उसके भाग हैं, काइंड्स हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट के साथ बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं यहाँ टेंस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टेंस जब बताया जाएगा तो उसको टेंस में कब, क्यों, कैसे यूज करेंगे उसका एक अलग मेरा क्लासेस होगा। मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज टेंस में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मेरा फोकस है। वह भी इसलिए कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास में हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पढ़ाया है। उसको डिटेल से हम विद एग्जाम्पल अब देखना चाह रहे हैं कि क्या हमने जो पढ़ाया वो सही था या नहीं था। हम उस एग्जाम्पल्स को हमने जो एग्जाम्पल में मान के भी चलूंगा और उसको देखूंगा कि वह इस पर उतर रहा है या नहीं रहा है। हमने जो स्ट्रक्चर बताया उस पर आ रहा, फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है।
कौन सही है और कौन गलत है और क्यों, कैसे। वाई और हाउ का जो है जवाब हम ढूंढेंगे। वाई एंड हाउ। पहले हम देख रहे हैं सारे जितने भी टेंस के फॉर्म से इस टेबल फॉर्म में मैंने लिखा है उसको। सभी का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या जो भी हो, जैसे यहाँ ही प्लेज क्रिकेट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है। वो जब मैं टेंस चैप्टर बताऊंगा तब बताऊंगा कि आखिर क्यों कैसे है ये। सिंपल प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका एक एग्जांपल मैंने लिया है, ही प्लेज क्रिकेट, एक्टिव वॉइस है ये, ही प्लेज क्रिकेट एक्टिव वॉइस। इसका जब पेशी बताते हैं तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्रेजेंट हो गया और ये V3 हो गया मस्ट। सब्जेक्ट जो पहले यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट था, यहाँ आके सब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, V3 का प्रयोग हो गया। यही जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो यहाँ प्लेड V2 का प्रयोग हो गया, ये V2 का प्रयोग है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब गायब है, लेकिन यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड V3। कहने का मतलब है कि जब भी पेसिव वॉइस हम यूज करेंगे, पेसिव वॉइस, तो पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, यूज होगा ही होगा। और दूसरा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सिर्फ और सिर्फ V3 फॉर्म होगा, किसी भी जगह कहीं भी हम V3 का प्रयोग करेंगे। फिर हम फ्यूचर पर इंडेफिनिट का देख रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में है ही विल प्ले क्रिकेट, एक्टिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में क्रिकेट ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में आ गया, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाएगा, यहाँ विल बी हेल्पिंग वर्ब प्लेड। अब यहाँ ये है कि फ्यूचर टेंस में विल और शैल का प्रयोग होता है जो कि मॉडल है, और मॉडल के बारे में हमने बताया था कि मॉडल्स हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। मॉडल्स का जब भी हम प्रयोग करेंगे अपने बाद हमेशा V1 लेगा, लेकिन यहाँ चूंकि पेसिव वॉइस में V3 मस्ट है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब मॉडल है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ बी का प्रयोग हुआ। आप जब मेरा बी का उपयोग जो है एक्सटेंसिवली जब मैंने क्लास में बताया, उसको उस वीडियो को देखिएगा तब पता चलेगा कि बी है क्या चीज। तो यहाँ जो है जब विल के साथ जो मॉडल है, मॉडल के साथ डायरेक्ट V3 का प्रयोग नहीं हो सकता था, इसलिए बी का प्रयोग किया गया और बी के साथ V3 का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, ये विल बी देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, पेसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में बी का प्रयोग नहीं है, पेसिव वॉइस में हम बी का प्रयोग किए। और क्यों किए, क्योंकि पेसिव वॉइस में V3 मस्ट था और विल के साथ जो मॉडल था, मॉडल के साथ हम V3 का प्रयोग नहीं कर सकते थे, तो हमने यहाँ बी का प्रयोग किया। बी एक सप्लीमेंट्री हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। आगे देखें कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब इसका जो हम पेसिव बनाए तो पेसिव में V3 मस्ट था, क्या था, पेसिव में V3 मस्ट था, तो ये प्लेड हो गया। ये प्लेइंग था, उससे नहीं मतलब था हमको, ये प्लेड हो गया। इज जो था इज रह गया। तब है कि अगर पेसिव में यहाँ पे फिर कैसे पता चलेगा कि यह कंटिन्यूअस का टेंस है, तो हमने बी का बीइंग फॉर्म V4 इस्तेमाल किया, हमने बी का V3 फॉर्म V4 फॉर्म बीइंग इस्तेमाल किया, जो कि कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है बी का फॉर्म जो कंटिन्यूअस। अगर हम बीइंग नहीं यूज करेंगे तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ये सेम हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या डाला, यहाँ पर बीइंग का उपयोग किया, यह कंटिन्यूअस बता रहा है। और इज के साथ इज हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग संभव है, क्योंकि V4 का प्रयोग हम वर्ब टू बी के साथ करते हैं, इसका प्रयोग किया। ओके, अब सिंपली सेम वे, इन द सेम वे सिमिलरली ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस में वाज हेल्पिंग वर्ब के बाद पेसिव वॉइस में V4 जो दर्शाने के लिए, क्योंकि V3 प्लेड तो V3 मस्ट हो गया, V3 यहाँ हम बीइंग का यूज किया, जो कि क्या है, V4 का रूप है। कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमने बीइंग का प्रयोग किया। अब है नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने लिख दिया नो पेसिव। अब इससे पहले आप पढ़े होंगे, जहां भी आप सिर्फ जानते होंगे
कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, लेकिन मैं यहां बताने जा रहा हूं क्यों नहीं होता। हम सीधे, यही है साइंटिफिक मेथड कि कोई अगर चीज नहीं होता है और ऐसा ही होता है, हम इसको देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, हम प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। हम प्रयास करते हैं इसको बनाने का, हम पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं। ही विल बी, हम बी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस बताने के लिए बीइंग का प्रयोग हो सकता है। बीइंग लिख दिए, और ये V3 हो गया प्लेड बाय हिम। अब देखिए यहां प्रॉब्लम क्या हुआ, विल क्या है, मॉडल। अब मॉडल के साथ बीइंग V4 का यूज होगा नहीं, मॉडल अपने साथ V4 नहीं लेगा। मॉडल जब भी लेगा अपने बाद V1 लेगा, V3 V4 कोई भी दूसरा फॉर्म लेता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ V1 लेगा। तो मैंने शुरू में ही जो हेल्पिंग वर्ब के यूज में बताया था कि मॉडल जब भी लेगा अपने साथ V1 लेगा। तो यहां क्या है, या बीइंग नहीं लेगा ही, तो क्या हम बी यूज करेंगे, बी यूज करेंगे तो कंटिन्यूअस कहां से पता चलेगा, प्लेड तो मस्ट है हेल्पिंग V3, पैसिव वॉइस में हमको V3 यूज करना ही करना है, तो ये हम V3 पैसिव वॉइस में यूज कर दिए। और यहाँ मॉडल है, मॉडल के बाद बी यूज किए, तो कंटिन्यूअस टेंस है ये पता ही नहीं चलता है। तो एक और ऑप्शन है कि क्या हम दोनों यूज कर सकते हैं, हम बी यूज कर देते हैं और बी यूज कर देते हैं, दोनों यूज कर देते हैं, बी और बी दोनों इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बी और बी का यूज एक साथ देखा है, कभी नहीं। या ऐसा वर्ब फॉर्म है, ऐसा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, या दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता है दोनों एक साथ, दोनों सप्लीमेंट्री है। विल जो है मेन वर्ब है, जो है मेन हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, विल है। और बी और बीइंग दोनों सप्लीमेंट्री है, एक साथ दो सप्लीमेंट्री का, एक ही तरह का दो सप्लीमेंट्री नहीं उपयोग होता अंग्रेजी में, एक ही तरह का यहाँ इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। बी और बीइंग दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं होता है, नहीं करेंगे। इसलिए ना विल बी बीइंग हो सकता है, ना विल बी प्लेड हो सकता है, ना विल बीइंग प्लेड हो सकता है। इसका मतलब है कि साइंटिफिकली यह नहीं हो सकता है, इसलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं यूज करते हैं। अब आपको लगा होगा कि पहली बार आप इस बात को डिटेल से समझे होंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं होता है। सीधे आप जानते होंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो आज क्लियर हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं होगा। अब है परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों का स्ट्रक्चर हम लिए हैं। ही हैज प्लेड क्रिकेट, इसमें V3 का प्रयोग होता है। इसमें हैज, हैड, विल हैव। हैज और हैड के बारे में आपने जाना होगा कि जब हम हैज हैड का प्रयोग करते हैं तो हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं तो V3 का प्रयोग करते हैं। आपको वर्ब टू हैव के बारे में बताया गया था कि जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो V3 का प्रयोग करेंगे। तो परफेक्ट टेंस जो भी है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, हम इसमें V3 का प्रयोग करते हैं हैज हैव हैड के बाद। तो ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, यहाँ हैज प्लेड, हैज के बाद V3 का प्रयोग हुआ। इसी तरीके से पास्ट में ही हैड प्लेड क्रिकेट, हैड के बाद V3 का प्रयोग हुआ। और फ्यूचर में विल हैव प्लेड, विल हैव प्लेड, विल के बाद डायरेक्ट प्लेड नहीं हो सकता था, इसलिए यहाँ एक और सप्लीमेंट्री हेल्पिंग वर्ब लिया गया, हैव, विल हैव प्लेड। मतलब मॉडल के बाद सप्लीमेंट्री वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैव, और तब V3 का प्रयोग यूज किया गया। तो परफेक्ट टेंस में हैज हैड का प्रयोग करते हैं, ये क्लियर हो गया, इसलिए ये हैव का प्रयोग हुआ, विल हैव। अब हम इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी, हिम। अब है कि हैज के बाद अगर सिर्फ प्लेड यूज किया जाता तो एक्टिव और पैसिव दोनों सेम स्ट्रक्चर हो जाता, दोनों सेम हो जाता, तो पता ही नहीं चलता कि आप एक्टिव में कर रहे हैं या पैसिव में कर रहे हैं। तो जब पैसिव होगा उसमें हैज बीन प्लेड, हैज बीन V3 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए हैड बीन V3 हो जाएगा, हैड बीन प्लेड। और यहाँ होगा विल हैव बीन प्लेड, विल हैव बीन, यहाँ दोनों सप्लीमेंट्री है, हैव भी है और बीन भी है, दोनों अलग अलग है। मॉडल ये है विल, और विल के बाद V1 हैव यूज हुआ, और यहाँ बीन यूज हुआ, इसके बाद V3 बीन यूज हुआ, और तब प्लेड यूज हुआ। अगर हम यहाँ बीन का प्रयोग नहीं करते तो एक्टिव और पैसिव दोनों सेम हो जाता, तो मतलब ही नहीं था, इसलिए दोनों में अंतर रखने के लिए यह यूज किया गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का। हमने लिखा है एक्टिव का तो सेंटेंस लिखा है नो पैसिव, नो पैसिव, नो पैसिव लिखा है।
अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ मंथ, वह 1 महीने से क्रिकेट खेल रहा है। पास्ट में ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ मंथ, 1 महीने से क्रिकेट खेल रहा, वह 1 महीने से क्रिकेट खेल रहा था। और ही हैड बीन प्लेइंग, he will have been, sorry, will have been, he will have been playing cricket, ये फॉर ए मंथ, वह 1 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा, हमने ऐसा इस्तेमाल किया। तो अब ये यहाँ ये है कि परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देख रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव है, इसका पेसिव क्यों नहीं होगा, इसका पेसिव क्यों होगा? यहाँ हमने नो पेसिव लिखा है। पहले का बनाने की कोशिश करते हैं, क्रिकेट हैज बीन, क्या बीइंग प्लस हो सकता है, बीइंग प्लेड? नहीं, फिर बीइंग, बीन और बीइंग एक साथ यूज हो गया, नहीं होगा। हम अगर इस्तेमाल करते हैं, बीन को हटा देते हैं, बीइंग यूज करते हैं, हैज बीइंग प्लेड। अगर हैज बीइंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हैज जो है अपने साथ हमेशा हैज और हैड अपने साथ क्या लेता है, V3, दूसरा वर्ब फॉर्म लेता ही नहीं है। अगर V3 लेता है, जो हमने मेन वर्ब में बताया था, तो V3 लेता है तो ये तो V4 है, तो संभव नहीं है। अगर हम इसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं बीन, तो अगर बीन लिखते हैं तो हैज बीन प्लेड, तो ये तो पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा, प्लस कंटिन्यूअस है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट दिख रहा है कि इसका पेसिव नहीं होगा। तो आपको पता चल गया कि हमने ट्रायल मेथड भी इस्तेमाल करके देखा, साइंटिफिक मेथड भी इस्तेमाल करके देखा कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, तो हम कहते हैं इसका पेसिव। सिमिलरली इसके साथ भी नहीं होगा, सेम वजह इसके साथ भी होगा, नहीं होगा। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि आप पूरे का पूरे देख लीजिए कि मॉडल्स का प्रयोग, वर्ब टू बी का प्रयोग, वर्ब टू डू का प्रयोग, टू हैव का प्रयोग, ये सारे में क्यों और कैसे जो बताया गया था कि इसके साथ यही होगा, इसके साथ यही होगा, इसके साथ यही होगा। तो अब आपको पता चल गया कि अंग्रेजी में एकमात्र स्ट्रक्चर है, वह है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं है, आपको यही जानकारी रखना है। और इतने तरह के जो स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं वो भूल जाइए। अब इतने ही में बेस्ट, जब मैंने एक टेंस का उदाहरण दे दिया, इसमें मॉडल्स का इस्तेमाल हो गया, उसमें वर्ब टू बी का इस्तेमाल हो गया, वर्ब टू डू के बारे में यहाँ पे आएगा, जो क्वेश्चन और निगेटिव होगा तब वर्ब डू का आ जाएगा। तो आप समझ लेंगे कि जितने हेल्पिंग वर्ब्स थे आपने सबके बारे में पढ़ लिया, सबके बारे में जान लिया कि अंग्रेजी में क्या होता है। और इसके बावजूद भी आप सैकड़ों स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, भूल जाइए, सारे के सारे यूज हैं, मैं सब यूज को बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि इंग्लिश इतना आसान था, फिर भारी क्यों बनाया गया। नाउ फॉरगेट इट, applying scientific method and know the English. Thank you, thank you, thank you. और लास्टली मैं चाहूंगा कि आप जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो निश्चित कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और जिन अन्य जो मित्र हैं, अपने दोस्त हैं या जो भी जान पहचान के लोग हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक इसका वो लाभ उठा सके और अंग्रेजी को साइंटिफिक मेथड से आसानी से सीख सके। हमारा उद्देश्य वही है कि अंग्रेजी को आसानी से सिखाया जा सके। और इसमें जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं, बहुत सारे इसको जो भारी बनाने का प्रयास किया जाता है कि इंग्लिश भारी है, आपको सीखने में समय लगेगा, ये सब सारे को भूल जाइए। याद रखिए, अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड इन लर्निंग इंग्लिश, और लोगों को बताइए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।